देखो, हीट एंड एनर्जी, ये फिर हम लोग को क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। Heat and temperature, anomalous expansion, concept of heat, it is our common experience that on rubbing, किस चीज़ को अगर हम लोग लगाते हैं या फिर अपने हाथ को भी लगाते हैं, they get heated, गर्म हो जाता है। on passing electric current in a metallic wire, मेटालिक वायर के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वायर गेट हीटेड, वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये वायर गर्म क्यों होता है करंट फ्लो करवाने से, ऐसा होता है, देखे हो हाँ। कहाँ पर? नॉर्मल वायर गर्म नहीं होता है, वो जो जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं ना, या फिर आयरन वगैरह, वो भी तो एक वायर ही ना है ना। ऊपर से दो वायर लाते हैं और नीचे जा कर के कुछ इस तरह से वायर लपेटा हुआ रहता है। या फिर बल्ब का फिलामेंट, किस चीज़ का बना होता है बल्ब का फिलामेंट? टंगस्टन। टीन और टंगस्टन का ना, फिलामेंट मतलब जो चमकता है वो वाला। वो हाँ, तो टीन और टंगस्टन, हाँ। टंगस्टन का बना होता है। लेड और टीन शायद मिला करके टंगस्टन बनता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ए सारा क्यों नहीं चमकता है, सिर्फ ए वाला क्यों चमकता है? कौन सा वाला? सिर्फ फिलामेंट ही जलता क्यों है, ऊपर वाला वायर क्यों नहीं जलता है? वो पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि देखो, हीट निकलता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट टकराता है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है ना। तो मैं भी देखोगे जब हथौड़ा से लोहा को पीटते हैं तो वहाँ से भी चिंगारी निकलता है। तो एक होता क्या है ना कि यहाँ पर हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, तो कॉपर वायर में रेजिस्टेंस निगलेजिबल होता है, कोई इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देता है। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर सामने टंगस्टन रहता है, टंगस्टन का वायर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने नहीं देता है। तो अलग इलेक्ट्रॉन यहाँ से तेज़ी से आता है, आकर के टकराता है इन सब से, इसके वायर के एटम से, जिससे चिंगारी निकलता है। तो यहाँ पर भी मतलब अच्छा। टकराहट की वजह से ही आग निकलता है। तो उसी के बारे में लिखा है, वायर गेट हीटेड ऑन बर्निंग कोयल। हालांकि ये कुछ और में करंट करंट वायर का यहाँ पर लिखा हुआ था। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ए मेटालिक वायर, ये भी गर्म हो जाता है। और वायर गेट हीटेड ऑन बर्निंग कोल, जब कोयला से हम लोग गर्म करते हैं तो भी वायर गर्म हो जाता है। वी गेट हीट, इन सब केस में हम लोग को हीट मिलता है। ऑन पंपिंग एयर इन बाइसिकल ट्यूब, बाइसिकल ट्यूब में जब हम लोग हवा भरते हैं तो उसमें भी वो गर्म हो जाता है। बैरल ऑफ पंप गेट हीटेड। In all these cases, heat is produced either by doing work or by providing energy in some form other than heat। मतलब यहाँ सब जगह पर जो हीट निकल रहा है ना, एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनर्जी है जो हीट के रूप में कन्वर्ट हो गया है, कहीं ना कहीं से वो गेन कर रहा है हीट। ठीक है, हम्म। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था बल्ब में। उसी तरह से जब हम लोग पंप से हवा भरते हैं तो में हम लोग काम करते हैं, हम लोग का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। तो मतलब कोई ना कोई एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑन रबिंग पाम एंड ऑन पंपिंग एयर इन ए बाइसिकल ट्यूब, हीट इज प्रोड्यूस बाई डूइंग वर्क, यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है काम करने से हो रहा है, फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। वाइल ऑन पासिंग करंट इन मेटालिक वायर, हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एक जगह मैकेनिकल एनर्जी से हीट निकल रहा था पंप वाला में, और करंट वाला में इलेक्ट्रिकल एनर्जी था जो कि हीट में कन्वर्ट हो रहा था। ऑन बर्निंग कोयल, हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल एनर्जी, और जब हम लोग कोयला को जला रहे थे तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा था। दस हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हीट क्या है, एक तरह का एनर्जी का टाइप है, इसलिए हीट एनर्जी है। यहाँ पर लिखा है हीट एज एनर्जी। तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि हीट एक एनर्जी है कैसे, तो हम लोग यहाँ पर दो तीन एग्जांपल दे सकते हैं। कोयला का जलना, हवा भरने से पंप का गर्म हो जाना, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का गर्म होना, ये सारा एक टाइप ऑफ एनर्जी था जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ईच बॉडी इज मेड अप ऑफ मोलिकुल, सारे बॉडी मोलिकुल से बने होते हैं। द मोलिकुल आर इन रैंडम मोशन, ये मोलिकुल कैसे मूव करते हैं, इनका मोशन रैंडम होता है। एंड ईच मोलिकुल एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मोलिकुल, और सारे मोलिकुल क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। मोलिकुल एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मोलिकुल, दूसरे मोलिकुल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस मोलिकुल पोजेज एनर्जी एंड हीट एनर्जी,
of a body is the internal energy. 10 मोलिकुल पोजेस एनर्जी, इस तरह से मोलिकुल्स के पास एनर्जी आ जाता है. एंड द हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द इंटरनल एनर्जी. और जो तो ये जो एनर्जी है एक तरह का उसका अपना इंटरनल एनर्जी होता है, जो एनर्जी स्टोर है. नीचे में दिया है टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर मोशन एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स. तो किसी भी बॉडी के अंदर दो तरह का एक एनर्जी होता है. एक मोलिकुलर मोशन की वजह से जो कि काइनेटिक एनर्जी होता है, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जमा होता है. ए हॉट बॉडी हैज़ मोर इंटरनल एनर्जी देन ए आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी. तो एक गर्म बॉडी के पास ज़्यादा एनर्जी होता है. व्हेन ए हॉट बॉडी इज केप्ट इन कांटेक्ट विथ ए कोल्ड बॉडी, जब हम लोग हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, एनर्जी फ्लो करना शुरू हो जाएगा हॉटर से कोल्डर की तरफ. द कोल्ड बॉडी वार्म अप्स एंड हॉट बॉडी कूल डाउन. वही कूल हो जाएगा क्योंकि उसका एनर्जी थोड़ा चला जाएगा. द इंटरनल एनर्जी ऑफ कोल्ड बॉडी इंक्रीज एंड दैट ऑफ द हॉट बॉडी डिक्रीज. Thus, energy transferred from the hot body to cold body when they are placed in contact. तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, वो कैसे हो रहा है, कॉन्टैक्ट के जरिए हो रहा है. द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी और सिंपली द हीट. तो जो एनर्जी फ्लो हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे, या फिर इसको सिंपली हीट भी बोल सकते हैं. टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, टेम्परेचर और हीट दो अलग चीज़ है. टेम्परेचर फ्लो नहीं करता है लेकिन हीट फ्लो कर रहा है. ऑन टचिंग ए बॉडी अपीयर हॉट टू अस व्हेन हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम बॉडी टू आवर हैंड. तो जब बॉडी से हमारे हाथ की तरफ हीट फ्लो करता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो गर्म महसूस होता है. व्हाइल इट अपीयर कूल व्हेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू द मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस तरफ, मतलब हमारे हाथ से जब बॉडी हीट फ्लो करेगा तो हम लोग को वो चीज़ ठंडा महसूस होगा. एग्जांपल दिया है फॉर इफ़ वी टच वार्म वाटर, गर्म पानी को जो हम लोग टच करते हैं, वी फुल हॉट, तो हम लोग गर्म महसूस करते हैं. हीट एनर्जी फ्रॉम वार्म वाटर पासिज टू आवर हैंड, तो उस केस में हीट एनर्जी क्या होता है, हमारे हाथ में फ्लो करना शुरू कर देता है वाटर से. सिमिलरली इफ़ वी टच ए क्यूब ऑफ आइस, जब हम लोग आइस को छूते हैं तो ठंडा महसूस होता है. इस केस में हमारा जो हीट एनर्जी है बॉडी का वो फ्लो करने लगता है आइस में. दस वी कैन डिफाइन हीट एज हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोलिकुल. मोलिकुल का ये इंटरनल एनर्जी है कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, जो बॉडी के पास होता है. इट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. तो हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में ही होता है, और ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है. ये हम लोग इसका डिफिनेशन देंगे. यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है, तो जो एनर्जी का यूनिट होगा वही हीट का यूनिट होगा. द यूनिट ऑफ हीट इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये भी एक एनर्जी ही है. ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल है. और सूजिस यूनिट अर्ग है, तो एक जूल में कितना हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग. अदर यूनिट ऑफ हीट आर कैलोरी, कैलोरी इसका दूसरा यूनिट है. एक कैलोरी में कितना हो जाता है, 1000 कैलोरी, और एक कैलोरी में 4.18 जूल. तो ये वाला MCQ क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है. 4.2 जूल हम लोग अप्रॉक्स बोलते हैं एक कैलोरी में होगा. उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर. व्हेन ए हॉट बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ए कोल्ड बॉडी, जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखते हैं, इट इज़ नोटिस्ड, ऐसा देखा गया है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द हॉट बॉडी बिकम लेस हॉट, जो ज़्यादा गर्म था वो कम गर्म हो गया है. एंड द कोल्ड बॉडी बिकम लेस कोल्ड, और जो ठंडा था उसे और ठंडा हो गया है. 1 मिनट रुको, एक फ़ोन आ रहा है.
यहाँ पर से इट इज नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम द हॉट बॉडी बिकम लेस हॉट एंड कोल्ड बॉडी बिकम लेस कोल्ड। ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हीट फ्लो किया, कहाँ पर फ्लो किया, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। द बॉडी विच इम्पार्ट हीट इज सेड टू बी ए हायर टेम्परेचर दैन द बॉडी विच रिसीव हीट। जो हीट दे रहा था वो हायर टेम्परेचर पर होगा और जो हीट ले रहा है वो लोअर टेम्परेचर पर होगा। टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उधर से हीट बढ़ेगा। एक पोटेंशियल जैसा ही है, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, उसी तरह से हीट भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। तो हम लोग टेम्परेचर को पोटेंशियल के साथ कंपेरिजन करेंगे और जो हीट है उसको कंपेयर करेंगे करंट के साथ, वैसा ही है। When a body receive heat energy, the particle constituting the body start vibrating more vigorously and its temperature rises, provided its physical state or dimension remains unchanged. तो जब बॉडी हीट गेन करता है तो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो ज़्यादा तेज़ से वाइब्रेट करने लगता है। अब वाइब्रेट करने से उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, हालांकि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, वो जैसा देखने में पहले था वैसा ही रहेगा। दस टेम्परेचर इज डिफाइन एज। तो टेम्परेचर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर इज ए क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है? एक तरह का क्वांटिटी है विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी के थर्मल स्टेट को बतलाता है। थर्मल स्टेट मतलब ठंडा या गर्म। द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडी इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडी आर डिफरेंट टेम्परेचर। जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर होगा तो ये बताएगा कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। इफ़ देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दोनों का दोनों सेम टेम्परेचर पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इन देम, कि दोनों के अंदर हीट बराबर ही है। In fact, temperature alone does not tell us the quantity of heat energy contained in body। तो सिर्फ टेम्परेचर से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर कितना हीट है। एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड दैट बाय इम्पार्टिंग सम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी टू डिफरेंट बॉडी दे गेट हीटेड टू डिफरेंट टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड बाई ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो अगर किसी बॉडी का हीट पता करना है तो सिर्फ उसका टेम्परेचर देख करके हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि हीट कितना है। हम लोग को टेम्परेचर के साथ साथ देखना पड़ेगा कि मटेरियल कौन सा यूज हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। मतलब तीन चीज़ पर हीट हम लोग का डिपेंड करेगा। तो अगर कोई बोलेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, देखना पड़ेगा कि उसका मास कितना है और मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। उसके बाद है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ऐसा यूनिट में केल्विन यूज होता है। द अदर मोस्ट कॉमन यूनिट इज डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट, दो अदर इसका यूनिट है। तो सब में रिलेशन भी देखना पड़ेगा। तो टी केल्विन बराबर कितना हो जाएगा? 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन हो जाएगा? यहाँ पर 1 रख दो तो 274 केल्विन। ठीक है, मतलब 1 केल्विन में हम लोग का हो जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। Thus by adding 223 to the temperature in degree Celsius we get the temperature in Kelvin। ठीक है, तो अगर 273 जोड़ दें किसी भी टेम्परेचर में, जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री प्लस 273 तो हो जाएगा 1 केल्विन। तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली ए डिग्री ऑन बोथ द केल्विन सेल्सियस स्केल इज इक्वल। द आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सेल्सियस स्केल। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में कोई चीज़, पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। फ़ारेनहाइट में यही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन में 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन पर पानी बर्फ़ बन जाएगा। उसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग सेल्सियस में ले रहे हैं तो 212 फ़ारेनहाइट में लेना पड़ेगा
और 373 100 ऐड करके लेना पड़ेगा हम लोग को केल्विन में। thus there are 100 equal degrees between ice point and a steam point on both the Celsius and Kelvin scale। मतलब कि अगर तुम टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे आइस बनने का और उबलने का पानी का, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी 100 ही रहेगा और केल्विन में भी 100 ही रहेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में अलग हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 180 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक 212 है और एक है 32, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 180 आ जाएगा। दस 1 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल 9/5 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, तो 1 डिग्री में 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मोलिक्यूल इन सब्सटेंस। हीट जो होता है रैंडम मोशन, मोलिक्यूल के अंदर रैंडम मोशन की वजह से बनता है। और जो टेम्परेचर है इज ए क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो हम लोग को बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हीट का ऐसा यूनिट जूल है और टेम्परेचर का केल्विन है। अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन बॉडी डिपेंड ऑन मास टेम्परेचर और मटेरियल। हीट जो होगा मास टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। और जो टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल के अंदर उसका स्पीड क्या है, मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना है। और हीट को अगर मेजर करना रहा तो उसको हम लोग कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, इसको हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। टू बॉडी हैव सेम क्वांटिटी, दो बॉडी अगर उसका क्वांटिटी इक्वल है, मास सेम है, ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर, तो हो सकता है कि इनका टेम्परेचर सेम हो, मतलब डिफरेंट हो, मतलब हीट सेम है लेकिन टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक छोटा बॉडी ले लो और एक बड़ा बॉडी ले लो। अब सेम टेम्परेचर अगर इसको भी 30 डिग्री पर रखोगे और इसको भी 30 डिग्री पर रखोगे तो और हीट का क्वांटिटी देखोगे तो इसमें हीट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। When two bodies are placed in contact, अगर दो बॉडी को हम लोग कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। तो टोटल जो हीट होगा अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, टोटल हीट इसका हीट प्लस इसका हीट वो लेना पड़ेगा। बट when two bodies are different temperature are placed in contact, their resultant temperature is temperature in between the two temperature। लेकिन अगर दो बॉडी को जोड़ते हैं, जैसे मान लो कि एक कम टेम्परेचर पर है, 20 डिग्री पर है और एक 40 डिग्री पर है, तो इनका टेम्परेचर जो होगा जोड़ने के बाद वो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कुछ हीट जो है यहाँ से इसमें फ्लो कर जाएगा। The zero of the Kelvin scale is called absolute zero and it is a temperature when molecular motion ceases. It is minus 273 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 0 केल्विन बराबर माइनस 273 डिग्री। द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। एक फार्मूला दिया है जिसके ज़रिए हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को दो फार्मूला मिल गया। एक फार्मूला मिला जिसमें हम लोग केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते थे, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे कि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करना पड़ता है। और अभी हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में भी इस फार्मूला से लाना सीख लेंगे। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तुम चाहो तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना आ जाएगा देखो तो, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो ए 0 हो जाएगा, 32 आ जाएगा ना, सॉल्व करके एफ का वैल्यू आ जाएगा 32। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन। ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो गर्म करने पर फैलते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड कूलिंग, और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन।
तो जो एक्सपेंशन होता है उसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। पानी को अगर मान लो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको गर्म करेंगे तो फैलेगा या सिकुड़ेगा? उसको गर्म करने पर हम्म, फैलेगा। फैलता है। मैंने देखा नहीं है। वो सिकुड़ेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताए थे ना कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। हाँ। अच्छा, मिनिमम होता है तो सिकुड़ेगा। यहाँ पर वही दिखाया है देखो, 0 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम अभी इतना है, उसको गर्म कर रहे हैं तो सिकुड़ना शुरू हुआ। यहाँ आ गया। ऐसे एक्सेप्शन केस है, ऐसे हम लोग जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं ना तो फैलता है। वाटर को थोड़ा कुछ और लेंगे तो वो फैलेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन केस होता है। वाटर यहाँ से यहाँ तक सिकुड़ेगा, अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो अब ये फैलना शुरू हो जाएगा। ये याद रखना, पानी का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ऑलमोस्ट ऑल्सो, हाँ ठीक है। ए सॉलिड हैज़ ए डिफिनिट शेप। सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है। सो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, इसलिए जब हम लोग सॉलिड को गर्म करते हैं, इट एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन, तो ये चारों डायरेक्शन से फैलता है। डैट इज द, ये देखे वो कभी, और जो ग्लास होता है ना जिसमें चाय वगैरह पिया जाता है, वो ग्लास पतला बनाया जाता है, अगर मोटा उसको बना दोगे ना तो वो टूट जाएगा। ऐसा क्यों? ये मतलब जो मोटा ग्लास होता है वो अंदर से वो एक्सपांड होता है, लेकिन बाहर से वो एक्सपांड नहीं होता है, इसलिए हम्म, प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर से टूट जाता है। हाँ, प्रेशर होने से और टूट जाएगा। द इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अगर गर्म करने से किसी चीज़ का लेंथ बढ़ रहा है तो उसको लीनियर बोलेंगे एक्सपांशन। लीनियर एक्सपेंशन। और अगर एरिया बढ़ रहा है तो उसको सुपरफिशियल। सुपरफिशियल। और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन। द लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट हैव ए डिफिनिट शेप। लिक्विड और गैस का कोई डिफिनिट शेप होता नहीं है, सो दे हैव ओनली द क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इन चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। ऑन हीटिंग लिक्विड एक्सटेंड मोर देन द सॉलिड। गर्म करने से लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है इन कंपेयर ऑफ सॉलिड। एंड गैस एक्सपेंड मच मोर देन लिक्विड, और गैस तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। सब सब्सटेंस सच एज वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम 80 to 141, एंड सिलिका बिलो 80 कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग। क्या क्या दिया है? वाटर फ्रॉम 0 से 4। वाटर को अगर हम लोग 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो अभी हम लोग देखें वो क्या होता है, सिकुड़ता है। एक्सेप्शन है। उसके अलावा सिल्वर आयोडाइड, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी सिकुड़ेगा। 80 से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 80 से 141, बट ये सिकुड़ रहा है। उसी तरह से पर सिलिका, सिलिकॉन। हाँ, -80 से नीचे पर सिकुड़ेगा ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। -80 से लेकर के नीचे में हीट किया गया। हीट करेंगे तो, मतलब हीट करेंगे तो बढ़ेगा टेम्परेचर, 0 की तरफ आएगा ना। द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इन a certain range of temperature is called anomalous expansion of that substance। तो कुछ रेंज तक द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग, मतलब अगर हम लोग ठंडा करें किसी चीज़ को और ठंडा करने से वो एक्सपेंड कर रहा है तो इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ठंडा करने से सिकुड़ना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल होता है जो ठंडा करने से फैलता है। तो ऐसे बिहेवियर को हम लोग एनमोलस बिहेवियर बोलते हैं, एनमोलस एक्सपेंशन बोलते हैं। हेयर वी शैल स्टडी द एनमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हम लोग यहाँ पर एक्सपेंशन, एनमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का पढ़ने वाले हैं। इफ़ वी टेक सम वाटर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टार्ट हीटिंग इट, अगर हम लोग पानी लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
एंड स्टार्ट हीटिंग, और अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं वी फाइंड इट कॉन्ट्रैक्ट, तो पता चलता है कि ये 0 से 4 डिग्री तक सिकुड़ रहा है, और 4 डिग्री के बाद ये फिर से फैलना शुरू हो जाएगा। इसको इट कॉन्ट्रैक्ट टिल द टेम्परेचर वाटर रीचेज 4 डिग्री, ठीक है। ऑन फर्दर कूलिंग इट बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट एक्सपेंड, मतलब उल्टा भी सही होगा। अगर 0 से गर्म कर रहे हैं 4 डिग्री तक और वो सिकुड़ रहा है, तो इसको उल्टा अगर 4 से 0 लेकर के जाएंगे हम लोग, मतलब ठंडा करेंगे, तो ये क्या होगा, फैलेगा। इसको हम लोग एनमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कोल्ड फ्रॉम 4 to 0 इज नोन एज एनमोलस एक्सपेंशन, मतलब 0 से 4 याद रखना कि वाटर का एनमोलस एक्सपेंशन वाला पार्ट है। अब यहाँ पर इस फिगर में दिखाया है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो खैर डेंसिटी है, इसके ऊपर वॉल्यूम दिखाया है। ये तो ठीक है, हम लोग समझ लिए कि अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, नीचे अब एक घट रहा है और फिर बढ़ रहा है। वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम कि मिनिमम, मैक्सिमम हो जाएगा। वॉल्यूम को उल्टा डेंसिटी होता है, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, रिवर्स रिलेशन होता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर फर्स्ट डिक्रीजेज ऑन हीटिंग, एक ही चीज़ वो सारा कुछ लिखा हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दस मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम होगा, और एक कितना हो जाता है 1 cm3। फिगर 6.2 फॉर द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, नीचे में क्या है, डेंसिटी दिखलाया है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर cm3, यही इसका मैक्सिमम डेंसिटी होता है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है, हॉब्स एक्सपेरिमेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट द एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। In 1805, the scientist T.C. Hope devised a simple arrangement। उन्होंने एक सिंपल अरेंजमेंट किया था जिसको हम लोग हॉब्स एपार्टस बोलते हैं, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। 6.3 शो द हॉप एपार्टस, 6.3 में हॉप का अपार्टस को दिखलाया गया है। द एपार्टस कंसिस्ट ऑफ ए टॉल मेटालिक सिलेंडर प्रोवाइडेड विथ 2 साइड ओपनिंग, P near the top and Q near the bottom। P और Q दो ठो ओपनिंग है, यहाँ पर और यहाँ पर। हाँ, ओपनिंग में फिर थर्मामीटर घुसाया। हाँ, उसमें थर्मोमीटर डाल दिया है, फिटेड विथ थर्मोमीटर T1 and T2। द सेंट्रल part of cylinder is surrounded by a cylindrical trough containing a freezing mixture of ice, बीच में आइस और साल्ट मिलाया हुआ है। द सिलेंडर इज फिल्ड विथ प्योर वाटर, सिलेंडर को ठंडा पानी से भर दिया है। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय बोथ थर्मोमीटर इज ऑब्जर्व एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और कुछ कुछ देर पर थर्मोमीटर का रीडिंग ले रहा है। पहला रीडिंग कब लिया है, इनिशियली बोथ द थर्मोमीटर शो सेम टेम्परेचर, पहले रूम टेम्परेचर पर शुरू में सेम दिखाएगा, जब तुरंत हम लोग पानी डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय लोअर थर्मोमीटर स्टार्ट डिक्रीजिंग, अब यहाँ का टेम्परेचर जो है घटना शुरू हो रहा है। वाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अपर थर्मोमीटर T1 रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज ड्यूरिंग द टाइम, तो अभी ऊपर वाला का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन नीचे वाले में चेंज आया। ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस एक्सपेंशन। नहीं, यहाँ पर आइस है ना, तो देखो आइस है तो आसपास का पानी ठंडा होगा, हाँ, तो आसपास का ठंडा होगा, तो जो पानी ठंडा होगा ना वो भारी हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा ना। जैसे 4 डिग्री से हम लोग 0, पहले तो ये 37 डिग्री रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है,
हम 4 डिग्री ही ले लेते हैं, मान लो ये पहले से 4 डिग्री पर होगा, तो ये तो 0 डिग्री पे है, तो ये 4 से 0 की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो 4 से 0 डिग्री जब ठंडा कर रहे हैं तो 4 से 0 की ओर आएगा, तो 4 से 0 की ओर आएगा, तो ठंडा करने से एक क्या होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए। लेकिन ये फैल रहा है। लेकिन ये पानी फैल रहा है मतलब इसका डेंसिटी घट रहा है, तो घट रहा है तो जो फैलेगा वो तो ऊपर चला जाएगा ना, डेंसिटी घटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर ऊपर वाला का टेम्परेचर कम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो दिखाया है, ऊपर वाला का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, नीचे वाला का 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। 4 से 0 की ओर हम लोग जब पानी को करेंगे तो जो 0 डिग्री वाला होगा वो तो हल्का हो जाएगा, हल्का होने से वो ऊपर चलाएगा। तो नीचे 4 डिग्री पर है आसपास वाला, और ऊपर है 0 डिग्री पर। देखते हैं आगे और क्या क्या लिखा है। While the temperature recorded by lower thermometer remains constant at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, the upper thermometer T1 show a continuous fall of temperature। और देखो ऊपर वाला का टेम्परेचर अब फॉल होना शुरू हो गया है, और नीचे वाला का 4 फिक्स है। दस फाइनली द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई अपर थर्मोमीटर इज 0। और फाइनली ऊपर वाला थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो 0 चला गया है, और नीचे वाला का 4 हो गया है। रीजन समझ में आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है पानी वो भारी हो रहा है, भारी होने से वो नीचे चला गया, मतलब 4 डिग्री पर उसका डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई है मतलब पानी सूख रहा है 4 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर फैला है लो डेंसिटी। यहाँ पर दिया है रूम टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर थर्मोमीटर T1 का देखो क्या हुआ है। T1 का पहले 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, वो घट करके एकदम 0 पर आ गया। और दूसरा थर्मोमीटर जो नीचे लगा हुआ है वो 12 डिग्री पर था पहले, घटा है लेकिन घट के आकर के 4 पर रुक गया। एक्सप्लेनेशन दिया है, हालांकि हम लोग को तो समझ में आ ही गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इनिशियली वाटर इन सिलेंडर इज एट रूम टेम्परेचर। शुरू में सब रूम टेम्परेचर पर है, विच इज इंडिकेटेड बाई ए पॉइंट ए इन द ग्राफ, जो कि पॉइंट ए से दिखाया है ग्राफ में। ग्राफ में देखोगे तो दोनों का दोनों क्या था, 12 से शुरू हो रहा था। हाँ बोल रहे हैं स्टार्टिंग में दोनों ए पॉइंट पर है, देखो यहाँ पर ए पॉइंट है। एज द फेजिंग मिक्सचर कूल्स, जैसे जैसे पानी ठंडा होता है, वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए सिलेंडर वाटर कॉन्ट्रैक्ट, ठंडा होने से जो सेंटर में पानी है वो सिकुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये सिकुड़ रहा है क्योंकि 12 डिग्री पे है तो ऑब्वियसली वो सिकुड़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री पर होता है ना, इसका डेंसिटी सबसे कम, 4 डिग्री पर वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो अभी ये सिकुड़ेगा पहले पानी, 4 डिग्री पर मिनिमम हो जाएगा। एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज, और इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ता है। कंसिक्वेंटली द कोल्ड वाटर सिंक्स टू द बॉटम एंड वार्म वाटर फ्रॉम द बॉटम राइजेज अप टू टेक इट्स प्लेस। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ठंडा पानी था वो बॉटम में चला गया, और जो गर्म पानी था वो हल्का होने से ऊपर चला आया। अभी तक देखो, अभी तक गर्म पानी ऊपर है, मतलब अभी तक टेम्परेचर जो होगा T2 का हायर होगा ना। T2 ऊपर में लगा हुआ था ना, T1 लगा हुआ था, ऊपर में T1 लगा हुआ था। T1 का टेम्परेचर अभी हाई रहेगा। दस बाई कन्वेक्शन वाटर ऑफ द लोअर पार्ट कूल्स, तो नीचे वाला जो पानी ठंडा हो गया। सो द रीडिंग ऑफ द लोअर टेम्परेचर इज रैपिडली फॉल्स रैपिडली, तो T2 का जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है, नीचे वाला अभी ठंडा हो रहा है और ऊपर वाला
गर्म हो रहा है। T2 इसका टेम्परेचर देखो फॉल कर रहा है। तुम इस टाइम पे देखो, मतलब 2-4 मिनट के बाद ऊपर वाला का टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे वाला का टेम्परेचर कम है। लेकिन वही 10 मिनट बाद देखो, 10-15 मिनट बाद इसका टेम्परेचर T1 का टेम्परेचर कम हो गया और T2 का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। द रीडिंग ऑफ अपर थर्मोमीटर T1 डज नॉट चेंज। T1 का कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ठंडा हो रहा है वो तो नीचे चला जा रहा है, गर्म वाला तो ऊपर आ जा रहा है, तो ऊपर वाला का टेम्परेचर चेंज क्यों होगा? Because the temperature of water in upper part does not change. This continue till temperature of entire water below the central portion reaches at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऐसा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। उसके बाद 10 दिस इज शोन बाय द पार्ट ए बी इन ग्राफ। यहाँ पर ए बी पार्ट पर दिखाया गया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन इसके बाद बी पॉइंट यहाँ पर है ना, बी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है। नाउ द रीडिंग ऑफ लोअर थर्मोमीटर T2 बिकम स्टेडी। अब जो था T2 का जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो बी के बाद इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया। ऑन फर्दर कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम लोग 4 डिग्री के नीचे जाते हैं तो अब यहाँ पर एनमोलस एक्सपेंशन होता है। सेंट्रल पोजीशन नाउ एक्सपेंड। अब सेंटर बीच वाला जो पोजीशन है वो फैलना शुरू हो गया। सो इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। और इसका जो डेंसिटी है घटने लगा। एंड हेड्स इट्स राइज अप। और अब क्या होगा, ठंडा पानी ऊपर उठना शुरू हो गया। टू टेक इट्स पैलेस वाटर फ्रॉम टॉप डिसेंड डाउन एंड बाई कन्वेक्शन वाटर अबव सेंट्रल पोजीशन कूल्स। अब जो वाटर था वो सेंटर वाला ठंडा हो रहा है। सो द रीडिंग ऑफ अपर थर्मोमीटर नाउ फॉल्स रैपिडली। तो अब जो होगा T1 का तेज़ी से टेम्परेचर गिर कर 0 डिग्री हो जाएगा और T2 का बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें यही बताया गया है कि पहले 12 डिग्री सेंटीग्रेड है दोनों थर्मोमीटर का। थोड़ा देर के बाद पानी ठंडा होता है। सेंटर के पास वाला ठंडा होने से क्या होता है, वो सिकुड़ता है। ठीक है, सिकुड़ने से वो जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जाता है, गर्म पानी ऊपर चला आता है। तो कुछ देर के बाद जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये जो है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। अब ऐसा टाइम आता है कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, सबका 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अभी तक ठीक है। 4 डिग्री से अब जैसे ही नीचे जाना शुरू हुआ तो 4 डिग्री से नीचे जाने से अब क्या हुआ कि वाटर फैलने लगा। तो वो वाला जो वाटर था जो 4 डिग्री से कम जिसका टेम्परेचर हो रहा है वो अब ऊपर जाने लगा। तो 4 डिग्री से कम टेम्परेचर वाला अब T1 थर्मोमीटर शो करने लगा कि वो इसका टेम्परेचर 4 से कम हो गया है, लेकिन ये वाला 4 ही रह रहा है। ये है पूरा प्रोसेस। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद है कंसेक्वेंस ऑफ एनमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो इस एनमोलस एक्सपेंशन से होता क्या है, देखो अगर समुद्र के अंदर पानी में मछली अगर है, ये देखा जाता है कि ऊपर में बर्फ़ जम गया फिर भी नीचे में समुद्री जल जो है आराम से जीवित रहते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली होता है क्या है कि ठंड पड़ रहा है जो ठीक है, ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से नीचे चला जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास चला जाएगा। तो 0 डिग्री के आसपास जाएगा तो वो वाला पानी क्या होगा, वो पानी तो हल्का हो जाएगा, फिर फैल जाएगा, है ना। फैल जाएगा तो वो पानी सरफेस को ऊपर ही रह जाएगा और नीचे वाला जो थोड़ा गर्म पानी है वो नीचे के नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो भारी है। 4 डिग्री पर सबसे भारी होता है वाटर। तो इस तरह से अगर कितना भी ठंडा पड़ेगा ना तो बर्फ़ जो बनेगा या फिर जो ठंडा कितना भी बढ़ जाए, नीचे वाला जो पानी है ना वो हमेशा गर्म ही रहेगा। ठंडा होगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पानी। तो समुद्री जल जो होता है वो आसानी से नीचे रह लेते हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है, एनेमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प इन प्रिजर्विंग द एक्वाटिक लाइफ, मतलब समुद्री जल का समुद्री जीव को लाइफ को बचाने में हेल्प करता है ये एनेमोलस एक्सपेंशन वाटर का। तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये सिंक हो जाता है, और सिंक द बॉटम, जो जीव होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं बॉटम में। ये यहाँ पर दिखा रहा है बर्फ़ जो है ऊपर जमा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और नीचे का 4 डिग्री बना हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पर, सिंस आइस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आइस में हीट फ्लो करता नहीं है, सो आइस नाउ प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वाटर ऑफ पॉन्ड टू द एटमोसफेयर। अब यहाँ का जो हीट तो अब हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फैले फ्लो करेगा ना, तो एक बार जब यहाँ पर बर्फ़ बन जाता है ना, तो अब नीचे से हीट बाहर फ्लो नहीं करता है, तो उसमें भी बर्फ़ मदद करता है, नीचे का टेम्परेचर बना रहेगा। Thus, temperature of water in contact with ice is at 0 degree, while the temperature of water layer below gradually increases to 4 degree centigrade. उसके बाद anomalous expansion of water is responsible for the burst of water pipe line. तो वाटर पाइप लाइन के फटने का रीज़न भी यही है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग वेरी कोल्ड नाइट, तो होगा क्या, ज़्यादा ठंडा पड़ेगा तो टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे चला जाएगा, 4 डिग्री से नीचे जाएगा तो पानी क्या होगा, फैलेगा तो पाइप वगैरह क्या होगा, वो फट जाएगा। वाटर पाइपलाइन एक्सपेंड एंड exert large pressure on the pipe causing them the burst. Plant also die for the same reason as their capillaries burst. तो ज़्यादा ठंडा पड़ने से जो प्लांट्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। गांव में जनरली सुना होगा, अगर ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो मतलब फसल जो है बर्बाद हो जाता है। द प्रोटेक्ट द प्लांट, द फील्ड इज फील्ड विथ द वाटर, तो प्लांट को बचाने के लिए जनरली उसमें पानी भर दिया जाता है, पानी दे दिया जाता है खेत में। पानी देंगे तो पानी फिर से जम जाएगा। पानी जमेगा, अगर मान लो कि पानी देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है, एक्चुअली प्लांट मर क्यों रहा है, और अचानक से मतलब एक्सपेंड होने से ना, प्लांट का जो मतलब जड़ जो है, मान लो प्लांट का जड़ नीचे है, वो क्या हो रहा है, अचानक से फैल जा रहा है, 0 से नीचे टेम्परेचर जाने से अचानक से फैल जा रहा है, फैलने से उसका जो सेल वगैरह है वो फट जा रहा है। अगर हम इसको पानी दे देंगे तो इसका टेम्परेचर, पानी ऊपर में तो ठीक है बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला प्लांट है वहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास बना रहेगा, ऊपर ही बर्फ़ जमेगा ना, नीचे वाला तो ठीक रहेगा, वो तो रोक लेगा हीट को नीचे फ्लो करने से, या फिर वो नीचे से ऊपर जो हीट फ्लो करेगा उसको तो वो रोक लेगा। हम लोग का मतलब मेन मोटिव होता है कि इसको 0 डिग्री 4 डिग्री तक रखें, 0 डिग्री ना आने दें, तो उसमें मदद करता है जो पानी होता है। उसके बाद ये वाला तो ख़त्म हो गया, ये आप क्वेश्चन देख लेना। तो मैथ निकाल लो, अब मैथ कर लो। इसके बाद कितना चैप्टर है इसमें, सी तक है, और भी होगा बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़ा। हाँ, ये फिजिक्स का अभी भी 14 पेज बाकी है। इसका 14 से भी ज़्यादा, 16 17।